नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यह हिंदी का प्रैक्टिस सेट 12वां है। इससे पहले हम लोगों ने 11 प्रैक्टिस सेट जो है हिंदी का पढ़ चुके हैं। तो अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, हिंदी के सेक्शन में जाकर सभी को एक सीरियल से सीक्वेंस में हमने उसको ऐड कर दिया है, तो वहाँ पर उसको आप देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना हिंदी का 12वां प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन है कि नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से प्रारंभ हुआ। पहला ऑप्शन है कि इलाहाबाद, बी है लखनऊ है, सी है कोलकाता है और डी है जो है दिल्ली। देखिए, सभी को हमको डिस्कस भी करना है, सभी ऑप्शन को भी देखना है। पहला देखिए, पहला जो है इलाहाबाद है। इलाहाबाद में ही जो है नई कविता का जो है पत्रिका का प्रकाशन हुआ। तो यहाँ पे इलाहाबाद में कब हुआ है? 1904 में। कौन सा? 1904 में। और किसने किया, ये भी तो कभी पूछा जा सकता है। इलाहाबाद में जो पत्रिका प्रकाशित हुई है वह किसके द्वारा हुई है? यह किसके द्वारा हुई है? जगदीश के द्वारा। कौन सी? जगदीश, डॉक्टर कह सकते हैं, डॉक्टर जगदीश चंद्र के द्वारा इसको प्रकाशित हुआ है। कौन? डॉक्टर जगदीश चंद्र। तो इनके द्वारा जो है यह इलाहाबाद में नई पत्रिका का संपादन हुआ। साथ ही साथ अगर देखें तो यह एक प्रकार की अर्धवार्षिक पत्रिका है। कौन सी? अर्धवार्षिक पत्रिका है। और यह नई जो पत्रिका है अज्ञे के द्वारा दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो है पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ ऑप्शन में है, तो लखनऊ से जो है तद्भव पत्रिका है। कौन सी? तद्भव जो है पत्रिका है वह लखनऊ से प्रकाशित होती है। इसका जो है संपादन करता अखिलेश है। कौन? अखिलेश जो है इसके संपादक है। लखनऊ से यह तद्भव पत्रिका निकलती है। और सबसे जो है हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण जो है पत्रिका है कोलकाता से निकलती है, जो कलकत्ता से कहते हैं। कलकत्ता से जो है 30 मई को, कौन सा? 30 मई जो है 1826 में। कौन से? 30 मई जो है 1826 में हिंदी का सर्वप्रथम या सबसे पहले जो है पत्रिका जो है उदंत मार्दंड। कौन सी? उदंत जो है, कौन सा? उदंत जो है, उदंत मार्दंड जो है, मार्तंड जो पत्रिका है, यह पत्रिका जो है कोलकाता से निकलती है। उदंत मार्तंड 30 मई जो है 1826 में यह सबसे पहले हिंदी पत्रिका में निकाली गई थी। तो यहाँ प्रश्न का जो है आंसर जो है आपका ए वाला होगा। और सभी ऑप्शन को भी आपको समझ के रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला हमारा है, दूसरा क्वेश्चन है कि अयोगवाह कहा जाता है। देखिए, यहाँ पर आपको विसर्ग को या महाप्राण को, संयुक्त व्यंजन को, अल्प प्राण को, सभी को समझते हैं। पहले देखिए विसर्ग क्या है। विसर्ग में वो ऐसे शब्द आते हैं, यानी कि ऐसा जो है स्वर या व्यंजन आता है जो बीच की कड़ी होती है, यानी न तो वह व्यंजन होगा और ना ही स्वर होगा, वह अयोगवाह यानी कि अयोगवाह के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पे यह विसर्ग व्यंजन होगा। कौन सा? विसर्ग व्यंजन होगा। विसर्ग व्यंजन में न तो स्वर आता है, इसमें अनुस्वार आएगा। कौन सा? अनुस्वार। कौन सा? अनुस्वार आएगा, जिसे अंग से डिनोट करते हैं। और विसर्ग जो आता है उसे आहा से डिनोट करते हैं। आहा के बाद जो है बिंदी जो लगाते हैं उसे विसर्ग कहते हैं। यानी कि स्वर और व्यंजन के साथ इसको न प्रयोग करके इसकी अलग ध्वनि निकाली जाती है, तो इसे अयोगवाह कहते हैं। तो अयोगवाह में इसको रखा जाता है। अब देखिए महाप्राण कौन सा है? महाप्राण और अल्प प्राण क्या है? महाप्राण जो होता है, महाप्राण में रखा जाता है दूसरा और जो है चौथा वर्ण। कौन सा? जो व्यंजन होता है, यानी व्यंजन के जो दूसरा वर्ग और जो है चौथा वर्ग जो होता है वह रखा जाता है महाप्राण में। यानी महाप्राण को हमें जो है प्रयुक्त करने के लिए हमें अधिक जो है ऊष्मा की आवश्यकता, ऊष्मा जैसे हमारे सांस की अधिक आवश्यकता होती है। अल्प प्राण जिसको हमें बोलने के लिए कम जो है कि श्वास की आवश्यकता होती है, वहाँ पे अल्प प्राण होगा। जैसे इसका जो होगा पहला, तीसरा और जो है पांचवा, कौन सा? वर्ग का पहला, तीसरा और जो है पांचवा जो वर्ग होगा वह जो है कि अल्प प्राण के अंतर्गत आएगा। और जो है संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? संयुक्त व्यंजन में आपके आएंगे वह छ आता है और त्र आता है। साथ ही साथ आपका ज्ञ आएगा और जो है आपका स्र आएगा। कौन सा? स्र, त्र, ज्ञ और ज, और यहाँ पर आपको ये स्र आएगा। ये सभी जो है संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो प्रश्न का जो विकल्प जो है ए वाला जो है सही है। अगला क्वेश्चन है, तीसरा है कि वाचन के समय जो है पुस्तक की आंखों से दूरी होनी चाहिए। यानी कि जब भी हम पढ़ रहे हैं तो हमारे पढ़ते समय जो हमारी पुस्तक की दूरी है वह कितनी डिस्टेंस पर होनी चाहिए। यहाँ पे 9 इंच है, 10 इंच है, 11 इंच है और 12 इंच। देखिए यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा 12 इंच। कौन सा? 12 इंच, यानी कि 30 सेमी। कितना होता है? 30 सेमी जो है, इससे हमारी पुस्तक जो है, हमारी आंखों जो है पुस्तक जो होनी चाहिए। जब हम किसी भी बुक को पढ़ रहे हैं तो इतनी दूरी कम से कम होनी चाहिए। मिनिमम जो है, न्यूनतम दूरी जो है कम से कम जो है रखनी चाहिए आंखों से दूरी 12 इंच, या सेमी में कहें तो 23 सेमी जो है रखनी चाहिए। अगला क्वेश्चन चले। अगला है, चौथा क्वेश्चन है, तोड़ने
ही होंगे मठ और गढ़ सब। इसकी पंक्ति है निराला की है, नागार्जुन की है, रघुवीर की है, सहाय और मुक्तिबोध की। देखिए तोड़ना ही होगा, कौन सी? तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़। यह किसकी पंक्ति है? मुक्तिबोध की पंक्ति। कौन सी? मुक्तिबोध की पंक्ति है, तोड़ने ही होंगे। साथ ही साथ अगर और भी निराला की पंक्ति की बात करें, निराला ने लिखा है कि अशब्द, कौन सी? अशब्द अधरों का सुना भाषा, अशब्द अधरों का सुना जो है भाषा जो है, ये निराला की पंक्ति है। किसकी? निराला की पंक्ति है। निराला की जो पंक्ति है, अशब्द अधरों का सुना भाषा। और जबकि अगर बात करें रघुवीर सहाय है, ठीक, रघुवीर सहाय ने लिखा है राष्ट्रगीत में भला कौन, राष्ट्रगीत जो है, राष्ट्रगीत में भला कौन हुआ भारत भाग्य विधाता, राष्ट्रगीत में भला कौन हुआ भारत भाग्य विधाता, वह रघुवीर सहाय की जो है पंक्ति है। जबकि निराला जो है यानी कि नागार्जुन, अगर नागार्जुन जो बचता है, नागार्जुन होता है घुन खाए सहतीरों पर 12 खड़ी। कौन? घुन खाए सहतीरों पर 12 खड़ी, यह जो है नागार्जुन की। और चौथा का जो आपका आंसर हो जाएगा वह चौथा जो हो जाएगा, कौन सा? चौथा का जो है डी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पांचवा है कि किसी दृश्य उपकरण में पारदर्शी का प्रयोग होता है। पारदर्शी मतलब होता है ट्रांसपेरेंट, यानी कि ट्रांसपेरेंसी किस ऑप्शन में आपका प्रयोग हो रहा है? पहला ओवरहेड प्रक्षेपक है प्रोजेक्टर में, और बी है स्लाइड प्रक्षेपक प्रोजेक्टर में, और सी है पारदर्शी प्रक्षेपक प्रोजेक्टर में, और डी है कि फिल्मी स्ट्रिप में। देखिए यहाँ पर अगर जो है कि आपका ओवरहेड प्रक्षेपक प्रोजेक्टर, कौन सा? ओवरहेड जो है यह दृश्य उपकरण पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंसी, कौन सी? ट्रांसपेरेंसी का प्रयोग होता है। यह एक जो है कि प्रवर्तक होता है, यानी कि बल्ब व प्रवर्तक या दर्पण के सारे दृश्य को पारदर्शी यानी कि पर्दे के अंदर जो है बड़ा दिखाने का कार्य करता है। मान लीजिए एक आपका जो है प्रोजेक्टर है, जो प्रोजेक्टर में दृश्य उपकरण से जब देखते हैं तो आप वहाँ पे एक बड़ा जो है उपकरण दिखाई देता है, या कर सकते हैं उसको आकर्षक दिखाई देने का, जो है रुचिकर दिखाई देने का ओवरहेड प्रोजेक्टर या प्रक्षेपक के अंतर्गत रखते हैं। तो यहाँ पे पांचवें का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि छठवां है कि मौन वाचन जो है मौन पठन के विषय में धारणा है। पहला इसमें पठन की गति धीमी हो जाती है, बी है एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास होता है, सी है पढ़ने की धीमी ध्वनि होठों से निकलती है, इसे आदर्श वाचन के तुरंत बाद किया जाता है। जो मौन वाचन है यानी कि मौन यानी कि मन के अंदर वाचन यानी कि एकाग्रित होकर वाचन करना, कौन सा? एकाग्रित होकर वाचन करना मौन के अंतर्गत आएगा। विद्यार्थी बिना आवाज किए जब पाठ को पढ़ता है यानी कि मन में वह पाठ पढ़ता है तो मौन पठन के अंतर्गत आता है। मौन में जब मन में जो है विद्यार्थी जब एकाग्रित होकर पढ़ेगा तो वह इससे जो है कि ये एकाग्रित होकर जो है अभ्यास वाली जो है विषय होगी वह अधिक धारण कर सकता है। सातवां क्वेश्चन है कि तदीय समाज की स्थापना किसने की थी? पहला ऑप्शन है कि दयानंद सरस्वती है, बी राजा राम मोहन राय है, और सी है भारतेंदु हरिश्चंद्र है, डी है केशव चंद्र सेन है। देखिए तदीय समाज की जो है स्थापना जो है वह भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा किया गया था। कौन सी? भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा जो है तदीय जो है कि समाज की स्थापना की गई थी। और राजा राम मोहन राय इन्होंने क्या किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। क्योंकि ब्रह्म समाज की जो है स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। और दयानंद सरस्वती जो है यह आर्य समाज की स्थापना की थी। किसकी? आर्य समाज जो है, आर्य समाज की जो है स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। तो सातवां का सी वाला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आठवां है तदेव शब्द में संधि विच्छेद होगा। देखिए तदेव यह एक प्रकार का जो है संधि विच्छेद जो होगा वह एक वृद्धि संधि का उदाहरण है। कौन सा? वृद्धि जो है संधि का, यानी कि जो है वृद्धि संधि का जो है उदाहरण है। तो वृद्धि संधि में आप सभी जानते हैं कि वहाँ पर जो है आ और आ जो आता है इसके बाद ए और आई आएंगे। कौन से? ए और आई आएंगे। तो दोनों के स्थान पर जो है हमेशा जो है आय प्रयोग होगा या तो अप्रयोग होगा। कौन सा? आय प्रयोग होगा या तो अप्रयोग होता। तो ये यहाँ पे आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा तथा धन एव। कौन सा? तथा धन एव हो जाएगा। ये आपका जो है तदेव का संधि विच्छेद हो जाएगा। आठवां का जो है डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नौवां है चरण कमल बंदो हरिराई उपरोक्त पंक्ति में अलंकार कौन सा है?
चरण कमल बंदो हरियाई पहला ऑप्शन है, उत्प्रेक्षा है, बी है यमक अलंकार है, सी है रूपक अलंकार और डी है उपमा अलंकार। देखिए सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि चरण कमल बंदो हरिराई इसका अर्थ क्या है। यानी कि जो चरण कमल बंदो यानी कि चरण कमल यानी कि जो सर्वेश्वर है, जो श्री हरि हैं, वह चरण कमल बंदो हरियाणी यानी कि उन्हें चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा से पंगु भी पर्वत को पार करने में जो है माहिर होता है, वह पर्वत को पार करने में समर्थ हो जाता है। जिनकी कृपा से यानी कि हरि राई के अंतर्गत जिनकी कृपा से अंधा भी सब कुछ जो है देखने लगता है और बहरा सब कुछ सुनने लगता है। साथ ही साथ अगर अत्यंत या जो कंगाल व्यक्ति है वह भी एक प्रकार से नरेश हो जाता है। तो यह किस प्रकार की जो है अलंकार या पंक्ति है, यहाँ पर जो है आपका जो है कि रूपक अलंकार की बात की गई है। किसमें? रूपक यानी कि भेद रहित आरोप इसमें किया जा रहा है, तो उपमेय में उपमान का। ठीक, तो यहाँ पे आपका सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। और यमक अलंकार में क्या होता है? यमक अलंकार में यह होता है कि जब एक शब्द एक से अधिक बार होता है, वहाँ पर दोनों का अलग अलग अर्थ निकलता है, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे कि आप बहुत बार ये जो है कि एक एग्जाम्पल पढ़े होंगे, कनक कनक ती 100 गुनी माँ दक्ता अधिकार जो खाए बौरा तो पाओ। इस प्रकार के जो है कनक कनक का अर्थ होता है, एक कनक का अर्थ होता है सोना और दूसरे का जो है धतूरा होता है। तो यहाँ पर यही बात यहाँ पे दही गई है यमक अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार जो होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, वहाँ पे जो है उत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ पे उपमेय उपमान में संभावना या कल्पना की जाती है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और आपका उपमा अलंकार जो होता है वह शब्द यानी कि उपमा का शाब्दिक अर्थ होता है जो है सादृश्य, जो है समानता या तुलना कर सकते हैं। उपमेय और उपमान में गुण या रूप का जो है चमत्कृत सौंदर्य का मूल जो है मूलक सादृश्य या प्रतिमान किया जाए, वहाँ पर वो जो है उपमा अलंकार होगा। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि 9वां का जो है सी वाला विकल्प जो है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि 10वां है, मुँह के हुई वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन जासु कृपा सु दयाल द्रवहु सकल कलिमय दहन। देखिए यहाँ पर आपको उपरोक्त में कौन सा दोहा है? पहला है कि दोहा, चौपाई और सोरठा और रोला। यहाँ पे इस पंक्ति में कौन सा छंद है? तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो आपका जो है छंद हो जाएगा जो है सोरठा। कौन सा? सोरठा हो जाएगा। इसकी अर्थ समझिए कि मुँह के हुई वाचाल यानी कि जिनकी कृपा से बहुत से मुख जो है बोलने लगते हैं, यानी कि पगु चढ़े गिरवर यानी कि जो है कौर जो है यानी कि लूला लंगड़ा जो है पर्वत को चढ़ सकने में जो है माहिर होता है। द्रहु सकल कलिमर दहन यानी कि जो कि कह सकते हैं कि पापों को जो है कि यानी कि कलयुग के जो पाप होते हैं वह जला देने वाले जो दयालु होते हैं वह भगवान होते हैं, उसे दया करें यानी कि उसके ऊपर द्रवित करें। तो यह सोरठा के अंतर्गत लिखा गया है। देखिए सोरठा के अंतर्गत कुछ एक दो महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। सोरठा जो होता है, सोरठा एक जो है अर्ध सममात्रिक छंद होता है। कौन सा? अर्ध जो है सममात्रिक छंद। कौन सा सममात्रिक छंद होता है? इसका जो पहला और तीसरा चरण होता है, पहला और तीसरे चरण में जो है 11 मात्राएं होती है। कौन सी? 11 मात्राएं पहला और तीसरा चरण में, जबकि दूसरा और जो चौथा चरण होता है इसमें जो है आपका 13 मात्राएं होती है। कौन सी? 13 मात्राएं। दूसरे और चौथे चरण में 13, पहले और जो है तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती है। यही आपको अगर दोहा में मिलता है तो इसका उल्टा हो जाएगा। दोहा में जो है पहले जो है 13 मात्राएं पहले और जो है तीसरे चरण में, और दूसरे और जो है चौथे में 11 मात्राएं। तो यहाँ पे पहले आपको सोरठा को याद रखना है। सोरठा को याद रखेंगे दोहा ऑटोमेटिक आ जाएगा। सोरठा जो है दोहे का उल्टा होता है। सोरठा का क्या होगा? अर्ध सममात्रिक छंद है, पहले और तीसरे में जो है 11 मात्रा है, और जो है दूसरे और चौथे में जो है आपका 13 मात्राएं हैं। ठीक, तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे चलें। आगे आपका 11वां प्रश्न है कि मधुलिका जयशंकर प्रसाद की किस कहानी की पात्र है? कौन सी? मधुलिका। देखिए पात्र आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पे जो है कि मधुलिका जो है यानी कि जयशंकर के जो है मधुलिका, साथ ही साथ इनके साथ एक अरुण हैं, अरुण के साथ हैं कौशल हैं। कौन? कौशल हैं। कौशल के बाद हैं नरेश और सेनापति हैं। ये सभी जो है जयशंकर प्रसाद के एक पुरस्कार जो है पुरस्कार के पात्र हैं। कौन? पुरस्कार के पात्र हैं। तो यहाँ पे डी वाला आपका 11वां का डी आपका विकल्प सही हो जाएगा। तो जयशंकर प्रसाद की किस कहानी के जो पात्र मधुलिका है वह पुरस्कार है। अगर अरुण या कौशल या नरेश आता है तो वह भी आपके जो है पुरस्कार के पात्र हो जाएगा। जबकि आकाशदीप जो है, इंद्रजाल, गुंडा, ये सभी जो है जयशंकर प्रसाद के प्रतिनिधि कहानियां हैं। ठीक,
तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगला क्वेश्चन है 12वां है कि आधे अधूरे नाटक के रचनाकार कौन है। पहला ऑप्शन है कि अमृतलाल नागर है, मन्नू भंडारी है, मोहन राकेश है, निर्मल वर्मा है। कहना आधे अधूरे कौन से, आधे अधूरे के मोहन राकेश जो है इसके जो है रचनाकार हैं। कौन है, मोहन राकेश जो है इसके रचनाकार हैं। साथ ही साथ जो है कि आषाढ़ का एक दिन जो है आता है, आषाढ़ का एक दिन जो है राम मोहन राकेश की ये भी रचना है। तो यहाँ पे आपका 12वां का सी वाला विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है 13वां की वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी कौन सी है। देखिए रचयिता कौन से लिखा जाता है, रचयिता। कौन सा, रचयिता में आपका जो है बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा, रचयिता। ठीक। अगला क्वेश्चन है 14वां है कर्म कारक का चिन्ह कौन है। देखिए कर्ता ने, कर्ता अगर आता है, कर्ता ने आता है, कर्ता ने कर्म को, कौन सा, कर्म को करण से जो है अपादान जो है से लिए इस तरह से प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे कर्म पूछा जाता है, तो कर्म जो है कर्ता ने कर्म को यहाँ पे को का प्रयोग हुआ, तो यहाँ पे सी वाला जो है ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान जो है के लिए या हेतु का प्रयोग होता है, या अपादान। देखिए अपादान का प्रयोग है से अलग होने के लिए प्रयोग होता है, से जो है अलग होने के लिए अपादान का प्रयोग होता है। तो इसको भी आपको याद रखना है। अधिकरण में होता है तो में जो है पर के लिए प्रयोग होता है, में पर या भीतर के लिए प्रयोग होता है। और जो संबंध का प्रयोग होता है वह है संबंध में हे हो अजी, ये सभी जो है संबंध के लिए भी प्रयोग होता है। काकरी रारेरी संबंध का बोध जो है यानी कि बताता है। कौन सा, संबंध का जो से संबंध का बोध, काकारी रारेरी ये संबंध का बोध, और जबकि संबोधन का जो है हे हो अजी ये संबोधन का बोध बताता है। तो यहाँ पे सी वाला जो है विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 15वां है बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है। देखिए बाजार है भाववाचक है, समूहवाचक है, जातिवाचक है या व्यक्तिवाचक है। बाजार शब्द में या बाजार शब्द में एक समूह का बोध हो रहा है। कौन सा, समूह का बोध हो रहा है। जिस संज्ञा में वस्तु अथवा वस्तु के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक के अंतर्गत रखते हैं। यानी कि बाजार जो है व्यक्ति अथवा वहाँ पे व्यक्तियों का समूह होगा बाजार में। तो यहाँ अगर देखा जाए, अगर और भी एग्जाम्पल इसके देखा जाए जो समूहवाचक हैं, इसके सभा भी आ जाती है, सभा, और दल भी आ जाता है, या गिरोह आ जाता है, गिरोह, ये सभी जो है समूहवाचक के अंतर्गत आएंगे। अब देखिए सबको बारी बारी से समझते हैं कि भाववाचक और जातिवाचक और व्यक्तिवाचक क्या होते हैं। देखिए भाववाचक संज्ञा क्या होगी, भाववाचक में आपके भाव की प्रधानता होगी। यानी कि किसमें जो है जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म या दशा का या व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा में, जैसे लंबाई या बुढ़ापा, नम्रता, मिठास, ये सभी जो है भाव के अंतर्गत आएगा। ठीक। जातिवाचक में किसी जाति विशेष का बोध होगा। यानी कि जात में किसका बोध होगा, जात में संज्ञाओं में एक ही प्रकार की वस्तु या व्यक्तियों का बोध होगा। जातिवाचक संज्ञा में जैसे कि मनुष्य आ जाता है, मनुष्य एक प्रकार की जाति है, घर है जाति है, पहाड़ है जाति है। तो ये सभी जो है जातिवाचक के अंतर्गत आएगा, तो वह जाति का बोध होगा। जबकि व्यक्तिवाचक होता है जो एक व्यक्ति विशेष का बोध होता है। कौन सा, व्यक्ति विशेष का बोध होता है। व्यक्ति में नाम का बोध होता है, जिस संज्ञा शब्द में व्यक्ति ये विशेष का बोध होता है, जैसे राम है, कौन सा, राम है, गांधी है, ये सभी, गंगा है, काशी है, कोई नाम का बोध होगा तो वहाँ पे जो है एक व्यक्ति विशेष का बोध होगा। और जाति में एक जो है कि जाति का बोध होगा, समूह में एक समूह का बोध होगा, भाव में जो है कि जो मुझसे चला नहीं जाता, ये एक प्रकार का भाव होता है। और जो है कि एक बुढ़ापा होता है, मिठास होता है, नम्रता होती है, ये सभी भाव में आते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है बाजार है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16वां है निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है। देखिए यहाँ पे गुणवाचक विशेषण कौन सा नहीं है। देखिए पहला है गोला है, अधिक है, नुकीला है और भीतरी है। ये सभी गुणवाचक विशेषण है, नुकीला, भीतर, गोला और जो है कि भीतरी। जबकि अधिक जो होता है यह एक जो है कि परिणाम बोधक है, यानी कि परिणाम की जो है कि बात की जा रही है। अधिक मात्रा है, छोटी है, ये सभी जो है कि अधिक की बात की गई है। तो यहाँ पे जो है परिणाम जो है बोधक है, तो यहाँ पे गुणवाचक विशेषण नहीं होगा। तो यहाँ पे 16वां का जो है आंसर आपका बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। 17 है कि मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है। पहला एक सहायक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है, एक नाम बोधक क्रिया है, एक नाम धातु क्रिया है।
आपका 17 वाला क्वेश्चन जो होगा एक सहायक क्रिया होगी। कौन सी सहायक क्रिया होगी? स्पष्ट करने के लिए अगर देखा जाए तो मुख्य क्रिया के साथ जो है सहायक क्रिया का अधिकतर बोध होता है। अगर जो है बी वाले ऑप्शन को देखा जाए, जो प्रेरणार्थक क्रिया होती है, प्रेरणार्थक क्रिया में आप सभी जानते हैं कि जो प्रेरणा का कार्य करता है, यानी कि किसी को जो प्रेरित करने का कार्य करता है, कह सकते हैं जिस क्रिया से इस बात का बोध हो कि कर्ता जो है स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को, यानी कि जो है कर्ता अगर कार्य नहीं कर रहा है दूसरे से प्रेरित कर रहा है, तो वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होगी। और नाम बोध जो होता है, नाम बोधक होता है संज्ञा, कह सकते हैं संज्ञा और जो है विशेषण। कौन सा? संज्ञा और विशेषण के साथ क्रिया जो है जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे नाम जो है बोध कहते हैं। कौन सा? नाम बोधक क्रिया कहते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, नाम बोधक क्रिया संज्ञा विशेषण के साथ जो है किसका? संज्ञा विशेषण के साथ जो है क्रिया के जोड़ने की जो है बात की जाती है नाम बोधक में। और जो नाम धातु होती है, नाम धातु में इसमें संज्ञा या विशेषण, कौन से? संज्ञा विशेषण से नाम धातु का प्रयोग होता है। कौन सा? नाम धातु होता है, उसके नाम से जो है उसका प्रयोग होगा, वो नाम धातु के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पे 17 का जो है ए वाला विकल्प सही। 18वां क्वेश्चन है कि यथाशक्ति में कौन सा समास है? पहला ऑप्शन है कर्मधारय है, बी है तत्पुरुष है, सी है द्वंद्व है और डी है अव्ययी भाव। देखिए सभी समास को एक ही बार में समझ लेते हैं। पहले देखिए कर्मधारय समास। कर्मधारय का मतलब हो गया जो है कि प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होगा तो वह कर्मधारय अंतर आएगा। कर्मधारय का अगर महाकवि, महा है जो कवि, कौन सा? महाकवि, एक इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं, महाकवि जो है महा है कवि। और तत्पुरुष समास, जो तत्पुरुष समास होता है जिस शब्द का उत्तर पद यानी कि जो है अंतिम पद इसका, जो है अंतिम पद इसका प्रधान होता है, तो उसे हम कहते हैं जो है कि तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल अगर बात किया जाए तो गगन चुंबी। कौन सा? गगन जो है चुंबी, गगन को चुमने वाला। स्वर्ग प्राप्त यानी स्वर्ग को प्राप्त करने वाला। और द्वंद्व समास की बात की जाए तो द्वंद्व समास में कहते हैं कि दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी संज्ञा विशेषण में दोनों पद इसका जो है एक न कुछ विशेषता बताएंगे, तो द्वंद्व समास आएंगे। द्वंद्व समास में जैसे कि रात और दिन, कौन सा? रात और दिन, यहाँ पर योजक चिन्ह लगा रहेगा, रात और दिन के साथ आएगा। तो इस प्रकार जो है रात और दिन, माता और पिता, माता और योजक चिन्ह पिता, तो यहाँ पर जो है द्वंद्व समास आएगा। और अव्ययी भाव समास जो होगा, पहला पद अव्यय होगा। कौन सा? अव्ययी भाव के अनुसार अगर देखा जाए तो पहला पद जो है आपका अव्यय का काम करेगा, दूसरा पद जो है आपका संज्ञा का कार्य करेगा, तो वहाँ पर जो है आपका अव्ययी भाव समास आएगा। अव्ययी भाव समास में जो है कि इसकी प्रधानता जो होती है अव्यय के द्वारा होती है। अगर देखें यथाशक्ति जो है एक प्रकार का अव्ययी भाव समास है। कौन से? अव्ययी भाव समास जो है यथाशक्ति का ही एक उदाहरण है। तो डी वाला जो है ऑप्शन आपका सही है। तो सारे जो है ऑप्शन आपको समझ में सारे समास में आ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है कि 19 है, अजात शत्रु में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है, बहुब्रीहि समास। देखिए अभी हमने बहुब्रीहि समास की जो है चर्चा नहीं की थी, वहाँ पे सभी समासों को हमने चर्चा की थी, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और कर्मधारय समास। साथ ही साथ जो है बहुब्रीहि समास जो है इसमें जो है कोई भी पद प्रधान नहीं होगा, यानी कि इसमें किसी भी पद का प्रधानता नहीं होगी। इसमें जो है आपका एक नया शब्द प्रकट होता है, नया शब्द जो है प्रकट होगा, जैसे कि दशानन। कौन सा? दशानन, यानी कि जो है 10 सिरों वाला, या कह सकते हैं वह रावण जो है 10 सिरों वाला दशानन जिसको कहते हैं, यह एक प्रकार का अलग अर्थ प्रकट कर रहा है। अजात शत्रु का मतलब क्या हो गया? यानी कि अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु। तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास जो होगा अजात शत्रु का बहुब्रीहि समास में इसको एग्जाम्पल में रूप में रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 20वां है कि कौन सा महीना भद्रपाद महीने के बाद आता है? पहला श्रावण है, बी है अश्विन है, सी है पौष है, डी है आषाढ़ है। देखिए यहाँ पे आपको महीने, हिंदी का महीना आपको बताना है। यहाँ पे आपको जनवरी फरवरी नहीं है, जनवरी फरवरी के बाद जो है आपका हिंदी महीना जो है कि स्टार्ट कब से होता है? वह चैत्र से स्टार्ट होता है। कौन से? चैत्र से स्टार्ट होता है। चैत्र के बाद जो है वैशाख आता है। कौन सा? वैशाख आता है। ज्येष्ठ आता है। कौन सा? ज्येष्ठ आता है। आषाढ़ आता है। कौन सा? आषाढ़ आता है। फिर सावन आता है, सावन, फिर भाद्रपद आता है। कौन सा? भाद्रपद आता है। उसके बाद आता है अश्विन। कौन सा? अश्विन जो है आपका आता है। फिर कार्तिक आता है, कार्तिक के फिर अगहन आता है। अगहन के बाद जो है
पूष आएगा, माघ आएगा, फागुन आएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए आपका जो प्रश्न है वो भाद्रपद महीने के बाद कौन आएगा, वह कौन सा महीना जो है भाद्रपद के आएगा, वह अश्विन आएगा। कौन सा? अश्विन आएगा। इसीलिए मैंने यहाँ तक इसको लिखा है कि जो है कि आषाढ़ जो है, सावन, भाद्रपद के बाद जो है अश्विन महीना आता है, अश्विन के बाद जो है कार्तिक महीना आता है। देखिए हिंदी के सभी महीनों को आपको ध्यान में रखना है, कभी कभी इसका क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। ये एक जो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो यह पूछा गया है, तो आपको आगे भविष्य में किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो जो है आपका भाद्रपद के बाद कौन सा आ गया? कार्तिक आ गया। अगर यही आपसे पहले पूछा तो सावन आ जाता है, तो यहाँ पे आपका बी वाला जो है विकल्प आपका 20वां का सही हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन है कि सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तजहर मोह स्मृति के पार पंक्ति के रचयिता कौन है? पहला ऑप्शन है कि नागार्जुन है, या दिनकर है, या अज्ञेय है, निराला है। देखिए यह जो है दिनकर द्वारा लिखी प्रक्रिया है कि सावधान मनुष्य को जो है विज्ञान के प्रति है सावधान किया जा रहा है। विज्ञान अगर मनुष्य है तो उसे तलवार को जो है फेंकना होगा, इस प्रकार की जो है इसमें बात की गई है। जबकि जो है नागार्जुन द्वारा लिखी पंक्ति है, नागार्जुन ने बहुत सुंदर पंक्ति लिखी है, इसको आप नोट कर सकते हैं कि कई दिनों तक चूल्हा रोया जो है चक्की रही उदास। कौन सा? कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, जो है नागार्जुन की पंक्ति है। जबकि अंगेय द्वारा जो है लिखी पंक्ति है, सांप तुम सभ्य तो तुम ही नहीं, सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर बसना भी तुम्हें नहीं आया। कौन सा? पहले हम अज्ञा के फिर से बोल देते हैं, सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना तुम्हें नहीं आया। ठीक, तो यह अज्ञेय द्वारा जो है लिखी पंक्ति है। 22 का क्वेश्चन है कि लघुर्मी में कौन सी संधि विच्छेद है? देखिए यहाँ पे लघुर्मी है, बड़ऊ का मात्रा लगा है, यानी कि एक प्रकार से पहला है कि आयादी संधि है, दीर्घ संधि है, वृद्धि संधि या यण संधि है। अगर देखें तो आपको अगर हम बताएं कि लघुर्मी जो होता है, यानी कि यहाँ पे अ और उ का जो है उ का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे बड़ऊ उ का मात्रा लगा है। कौन सा? बड़ऊ उ का मात्रा लगा है, उ और उ का मात्रा जो है आपका, तो यह दीर्घ संधि के अंतर्गत आएगा। कौन सा? दीर्घ संधि। अगर आ आता है आ तो बड़ा आ आएगा। यहाँ पे दीर्घ संधि के अंतर्गत बड़ा आ और बड़ी ई, यानी कि बड़ी ई, बड़ऊ उ, ये और ऋषि, ये सभी जो है दीर्घ संधि के अंतर्गत जो है प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो है बी वाला ऑप्शन आपका दीर्घ संधि का जो है प्रयोग हो जाएगा। जैसे मंजू उषा मंजूषा हो जाएगा, सिंधु उर्मी सिंधुर्मी हो जाएगा। ये सभी दीर्घ संधि के उदाहरण जो है माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 23 है कि कपूर शब्द है, तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, देशज शब्द है या विदेशज शब्द है। देखिए सबको समझिए, यानी कि कपूर जो है एक प्रकार से जो है तद्भव शब्द में लिखा गया है। कौन सा? तद्भव शब्द में लिखा गया है। तद्भव शब्द वह शब्द होता है जो संस्कृत के जो है पाली संस्कृत या ब्रह्म से जो है प्राप्त होकर हिंदी में आया होता है, वह तद्भव शब्द के अंतर्गत लिखा जाता है। तो यहाँ पे जो है तद्भव शब्द कपूर हो गया। अगर इसी कपूर को तत्सम में लिखा रहे तो वहाँ पे कर्पूर लिखा जाता है। कौन सा? कर्पूर जो है लिखा जाता है, वह तत्सम शब्द के अंतर्गत लिखा जाए। और तत्सम शब्द की बात की जाए तो तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के समान, यानी कि संस्कृत के समान जो संस्कृत के असली रूप से जो है हिंदी में प्रयोग होता है, वह तत्सम रूप होता है। देशज शब्द जो है देशज से, यानी कि जिनकी व्युत्पत्ति जो है क्षेत्रीय भाषा से होती है, जो देशज से आए हुए होते हैं। विदेशज जो होते हैं जो विदेशी भाषा से आए हुए, या कह सकते हैं आगत शब्द से आए हुए शब्द को विदेशज कहते हैं। तो यहाँ पे कपूर का जो है तद्भव आपका कर्पूर हो जाएगा, तत्सम कर्पूर हो जाएगा, और तद्भव जो है आपका कपूर। बी वाला जो है ऑप्शन विकल्प आपका सही हो जाएगा। 24 है कि एक मुंह दो बात, मुहावरे का अर्थ है अत्यधिक बातें करना, बहुत कम बोलना, अपनी बात से पलट जाना, बात जो है बनाना। तो यहाँ पे आपका जो है सी वाला विकल्प जो है आपका विकल्प सही हो जाएगा कि एक मुंह जो है एक मुंह दो बात या अपनी बात से पलट जाना, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25वां है, प्रत्येक चरण में 16 मात्रा और 4 चरणों का सम्मात्रिक छंद होता है, यह किस प्रकार का है? यह एक जो है चौपाई है। कौन सा चौपाई है? हमने अभी डिस्कस किया। चौपाई जो है 16 मात्राएं जो होती हैं, प्रत्येक जो है यह एक जो है सम्मात्रिक छंद होता है चौपाई। चौपाई में जो है आपका क्या होगा? जो है 16 मात्रा होगा। कौन सा? चौपाई में जो है 16 मात्राएं होंगी, 16 मात्राओं का जो है 4 चरण होंगे, ये सभी। जबकि दोहा की बात की जाए, दोहा में हमने बताया था कि इसमें जो है कि
कि प्रथम और द्वितीय चरण में जो है आपका प्रथम और तृतीय चरण, कौन सा प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं जो होती हैं ये दोहा में होती हैं, और जो है दूसरा और जो है चौथा चरण जो होता है 11 मात्राएं होती है। जबकि सोरठा जो होगा इसी का उल्टा होगा, कौन सा सोरठा में पहले 11 मात्राएं पहले और तीसरे में, और जो है कि दूसरा और जो चौथा चरण होगा उसमें 13 मात्राएं होंगी। तो इसको आप कॉपी पे लिख लेंगे तो बेहतर होगा। और रोला जो होता है, रोला सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें रोला छंद जो होता है यह एक सममात्रिक छंद होता है। इसके प्रत्येक चरण में जो है 24 मात्राएं होती है। जैसे रोला में जो है 24 मात्राएं होती हैं, और इसका जो है प्रत्येक चरण में जो है प्रत्येक जो चरण में 11 और 13 मात्राओं के बाद जो है यति आती है। कौन से यति जो है यति आती है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो आंसर जो है 25वां का जो है आपका डी वाला जो है हो जाएगा। 26 है कि अंधेरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है अली, आंखों में भर विहागरी। पंक्ति में कौन सा रस है? पहला है करुण रस है, शांत रस है, श्रृंगार रस है, वात्सल रस। देखिए यहाँ पर जो है श्रृंगार रस की बात की गई है। श्रृंगार रस जो है यहाँ पर आपको जो है कि किस प्रकार जो है इसमें आपको श्रृंगार की बात की गई है। यहाँ पर जो श्रृंगार रस की निष्पत्ति में यानी कि नायक जो है नायिका के सौंदर्य की प्रेम संबंधी जो है वार्ता की है। क्या जो है अब तक जो है तू सोई है, कौन सी जो आंखों में जो है विहाग भरे तू अब तक सोई है, तो यहाँ पे श्रृंगार रस की जो है बात की गई है। ठीक, अगले है 27 है कि अंधा कुआं नाटक के लेखक हैं। पहला है मोहन राकेश हैं, बी है विष्णु प्रभाकर हैं, सी है जगदीश चंद्र माथुर हैं, डी है लक्ष्मी नारायण लाल है। यहाँ पे अंधा कुआं है जो है लक्ष्मी नारायण लाल की जो है लेखक हैं, जो इसके रचनाकार हैं, यानी कि अंधा कुआं इन्होंने लिखा है। जो है लक्ष्मी नारायण जो है लाल जो है बहुत सारे जो है कहानियाँ लिखे हैं, इन्होंने बहुत सारे जो है नाटक लिखे हैं। इन्होंने एक नाटक जो है सूर्य मुख लिखा है, एक जो है कलंकी लिखा है, मिस्टर लिखा है, व्यक्तिगत लिखा है, बहुत सारे ऐसे जो है नाटक लिखे हैं। आप जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही आनंद आएगा। अगला क्वेश्चन है 28 है कि अज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। देखिए अज में अगर हम अज का प्रयोग कर रहे हैं, अगर में आ में जोड़ते हैं तो अजा हो जाएगा। कौन सा? अजा शब्द, एक अजा जो है स्त्रीवाचक के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पे इक है और आ है या ई है, तो यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। आ प्रत्यय लगाने पे अजा हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है आपका विकल्प जो है सी वाला जो है सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि 29 है प्रथम तार सप्तक का प्रकाशक जो है प्रकाशन वर्ष कौन सा है। कौन सा प्रकाशन वर्ष कौन सा है? 1943 है या 1938 है, 1954 है, 1941। देखिए 1943 जो है प्रथम जो है तार सप्तक है। कौन सा? प्रथम तार सप्तक। इसको आपको गौर करना है कि प्रथम जो तार सप्तक है यह किसके द्वारा लिखित है? यह सच्चिदानंद, कौन सा? सच्चिदानंद हीरानंद वसायन या अज्ञेय इन्हीं को कहते हैं, इनके द्वारा जो है संपादन जो है किया गया था। तार सप्तक में जो है 7 कवि की रचनाएं की गई थी। कौन सी? जो है 7 कवियों की इसमें रचनाएं की गई थी। जो है इसका दूसरा सप्तक जो है 1951 में किया गया था, और तीसरा जो है 1959 में। कौन सा? 1959 में। और जो है कि चौथा जो है 1979 में। कौन सा? 1979 में जो है चौथा सप्तक जो है इसको किया गया था। ठीक, तो यहाँ पे जो है पहला ऑप्शन इसका 29 का सही है। अगला है कि 30 है कि उल्का सी रानी दिशा दीप्त कराती थी। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है या उपमा अलंकार है। देखिए सभी अलंकारों को हमने अभी चर्चा किया कि यमक अलंकार जो है कैसे होगा, और रूपक अलंकार। यहाँ पे जो है उल्का सी रानी दिशा दीप्त जो है करती। कौन सी? उल्का सी रानी दिशा दीप्त जो है करती सी रानी, यह एक प्रकार से उपमा की बात की जा रही है। कौन सी? उपमा की बात की जा रही है, यानी कि रानी जो दीप्ति करा रही है। इस पंक्ति में जो उपमा अलंकार में, यानी कि उपमा का शाब्दिक अर्थ होता है कि सादृश्य या समानता या तुलना कर सकते हैं। यानी कि उपमेय में जब उपमान का जो गुण या रूपक या चमत्कार या सौंदर्य की जो बात की जाएगी, वहां पर जो है उपमा अलंकार की बात की जाएगी। तो यहाँ पे उपमा अलंकार ये हो जाएगा। तो यहाँ पे 30 का जो है आपका डी वाला जो है विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर किसी भी प्रकार की अगर प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स करिएगा। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।